हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री बुक इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसे हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट लाइज द फर्स्ट सेक्शन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम हो उसे ज़रूर कमेंट करके पूछिए। Then before starting the next section, there is a humble request to you that please do like, share and subscribe to my channel so that आपके पास तक लेटेस्ट जानकारी पहुंचती रहे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, एंड देन आफ्टर दैट ऑल बटन। तो इससे जब भी मैं वीडियो डालूँगी ये आप तक पहुंच जाएगी। So second section is the making of nationalism in Europe. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. अगर हम बात करते हैं मैप के बारे में, अगर हम यूरोप का मैप चेकआउट करते हैं तो मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms. और जो हम जिसको अभी जानते हैं जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जैसे जो ये तीन कंट्रीज़ हैं इनके बारे में, तो वो उस टाइम पे भी कई किंगडम्स में डिवाइडेड थी। डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनॉमस territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territory of which lived diverse people. So क्या था वहाँ पे? जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड में जो किंगडम्स थे वो कई सेक्शंस में डिवाइड थे, कई पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है, जिसके रूलर्स थे डचीज एंड कैंटन्स, जो कि ऑटोनॉमस टेरिटरी की तरह से इसको यहाँ पे रूल कर रहे थे। अब बात है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की, तो वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ के हाथों में था, विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, और इनकी टेरिटरी में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। ये अपने अंदर क्या नहीं देख रहे थे? एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं शोकेस कर रहे थे, या फिर कोई कॉमन कल्चर नहीं था। ये इतने एक दूसरे से अलग थे कि इनके पास एक कॉमन कल्चर भी नहीं था। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में बिलोंग करते थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria, Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. So एक हैब्सबर्ग एम्पायर था जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी में रूल कर रहा था। वो एक ऐसा एग्जाम्पल था, एक पैच वर्क का एग्जाम्पल था, जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते थे और ये अलग अलग रीजन्स के लोग थे। जैसे कहाँ के थे ये? अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द Sudetenland as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. और इन एरियाज़ में जो एरिस्टोक्रेसी थी वो ज़्यादातर क्या थी? जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। It was included that Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the people spoke Magyar while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carinola, Croata to the south, and the Romans to the east in Transylvania. Such difference did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding this diverse group together was a common allegiance to the emperor.
इस पूरे चैप्टर जो हम ये पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, इस पूरे पैराग्राफ में ये बात कहा गया है कि जो भी लोग थे यूरोप में रहने वाले, चाहे वो मिडिल यूरोप के हों या सेंट्रल यूरोप के हों, इन जगहों पे इनकी लैंग्वेज सेम नहीं थी, इनके इतने ग्रुप्स भी सेम नहीं थे, एंड इवन थोड़े थोड़े टाइम पे इनकी लैंग्वेजेस चेंज होती रहती थी। अलग अलग कंट्रीज़ में इनकी लैंग्वेज अलग अलग थी। कुछ लोग मगयार बोलते थे, कुछ पॉलिश बोलते थे, कुछ बोहेमियंस पीपल थे जो जिनकी सबकी लैंग्वेज अलग अलग थी। तो इनको हमें एक साथ लाना बहुत मुश्किल था। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. और इन लोगों को केवल बांध करके रखने का केवल एक माध्यम था कि हमारा जो एम्परर है उसका रूलिंग किस तरीके का हो। यही एक रीज़न था कि यूरोप में जो नेशन स्टेट का फैक्टर था वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज? अब इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया इमर्ज हुआ। दिस इज द सब सेक्शन, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also two town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. एक अरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास था जो अपने समय का फ़ायदा उठाता था, चाहे वो सोशली हो चाहे वो पॉलिटिकली हो, राइट। अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। और जिनके पास ज़मीन हुआ करती थी वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था, उसका पावर सबसे ज़्यादा था। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न। और इस क्लास के जो मेंबर्स थे, जो लोग थे, उनका जो भी लाइफस्टाइल था वो सब रीजनल डिवीज़न से बहुत ऊपर था। दे ओन इस्टेट्स इन द कंट्री साइड। और इनके अपने इस्टेट्स हुआ करते थे, इनके टाउन हाउसेज हुआ करते थे कंट्री साइड, उनके गाँव में। देयर फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिजेस। और इनकी जो फैमिली थी ये ज़्यादातर कहाँ कनेक्ट होती थी? जब इनकी शादियाँ होती थीं। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। और इस तरीके का जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी था, एक ग्रुप था, वो इनकी संख्या बहुत छोटी थी। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी यानी जो अधिकतम जनसंख्या थी वो पीजेंट्स की थी। To the west, the bulk of the land was formed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो इसमें बात करी है कि जो ज़्यादातर ज़मीन हुआ करते थे वो स्मॉल ओनर्स और टीनेंट्स के पास हुआ करते थे। जो वेस्टर्न यूरोप की बात करी गई है। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का है, उसमें लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स। मतलब लैंड होल्डिंग का एक प्रोसेस था जो कि सर्फ्स के थ्रू कल्टिवेट किया जाता था। इन वेस्टर्न and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of town and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market. लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट था सेंट्रल यूरोप का, वहाँ पे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमरजेंस। सेंट्रल यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा था वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ग्रो होने के साथ ही साथ, प्रोडक्शन ग्रो करने के साथ ही साथ टाउन्स इमर्ज होने लगे और एक कॉमर्शियल क्लास का एग्जिस्टेंस हुआ जो कि किसके ऊपर थी बेस्ड करी थी? प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट में जो भी प्रोडक्शन प्रोवाइड करा गया था, प्रोवाइड किया जाना होता था, उसके अकॉर्डिंग जो भी एक क्लास बन के आया कॉमर्शियल क्लास, उसकी डिमांड के साथ ही साथ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of German states it occurred only during the 19th century. इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में ग्रो करा, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में 19th सेंचुरी में आया।
In its awake, new social group came into being, a working class population. और एक नया सोशल ग्रुप बन के आया जिसका नाम रखा गया अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादातर जनसंख्या जो काम करती थी, एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो मिडिल क्लास थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट से बनी, बिजनेसमैन से बनी, प्रोफेशनल से बनी. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th century. It was among the educated liberal middle class that idea of national unity following the abolition of aristocracy privileges gained popularity. और यही बात थी जो कि एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास और that idea of national unity following the abolition of aristocracy privilege gained popularity. और इसी की वजह से धीरे धीरे लोगों के बीच में नेशन स्टेट की भावना डेवलप होने लगी. इस पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ के ग्रो होने के साथ ही साथ एक कॉमर्शियल क्लास, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास उभर करके सामने आया, जिसमें कि मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एंड वर्किंग पीपल इन्वॉल्व हुए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे एक सोसाइटी डेवलप होने लगी. और इसी ने फिर एक आइडिया दिया किसका, नेशन स्टेट का. What did liberal nationalism stand for? Idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derived from the Latin root liber, meaning free. For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. So, what did you mean by nationalism? यस, नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है और लाइबर से इसे लिया गया है, और लाइबर मीन्स होता है फ्री. तो लिबरलिज्म क्या थी, बेसिकली ये एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए फ्रीडम इंजॉय करने का तरीका था, जहाँ पर इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट किया गया था बिफोर लॉ. पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और पॉलिटिकल रूप में ये क्या कर रही थी, गवर्नमेंट को एम्फेसाइज कर रही थी. सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ autocracy and clerical privilege, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. लिबरलिज्म क्या था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से धीरे धीरे गवर्नमेंट के तरफ लोगों का कंसर्न बढ़ता चला गया, और एक टाइम ऐसा आया जब जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इनवायोलेट किया. Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. लेकिन इसके बावजूद भी इक्वलिटी बिफोर लॉ जो थी वो यूनिवर्सल सफरेज के लिए नहीं बनी थी. Did you understand the word suffrage? Yes, it's right to vote. मतलब लॉ तो बना था, सबके लिए इक्वल लॉ था, लेकिन सबको वोटिंग राइट नहीं मिली हुई थी. इस पूरे पैराग्राफ में हम एक तरीके से बात करेंगे कि कौन से लोग वोटिंग राइट के लिए एलिजिबल थे. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. उन्हीं को इलेक्शन कंडक्ट करने का या फिर वोट करने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी. A man without property and all women were excluded from political rights. और ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी या फिर ऐसी औरतें जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, चाहे आप जो औरतें ही हैं सिर्फ, तो उनको क्या किया गया था कि पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूड करा गया था, अलग रखा गया था. Only for a brief period under the Jacobins did all adult male enjoy suffrage. बस केवल और केवल जैकोबिन्स के टाइम में एडल्ट मेल को भी सफरेज का अधिकार मिला था. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the
status of minor subjects to the authority of fathers and husbands. लेकिन इसके बाद जब नेपोलियन का शासन आया, जब नेपोलियन ने यूरोप पे रूल करना शुरू किया, तो जो ये वोटिंग राइट थी विमेन की वो रिड्यूस हो गई, मतलब एकदम ही ख़त्म हो गई और एक माइनर की तरीके से उसे ट्रीट किया जाने लगा. माइनर आप लोग अच्छे से समझते होंगे. माइनर मीन्स जिनको कंट्रोल करने के लिए उनके फादर या मदर होते हैं. टू लुक आफ्टर देयर मतलब उनको उनकी देखभाल करने के लिए उनके मदर या फादर या फिर कोई बड़ा एडल्ट इंसान उनके साथ होता है. सो दे आर द सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स. तो औरतों को क्या कहा जाने लगा? फादर और हस्बैंड्स के सब्जेक्ट कहा जाने लगा. Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political right. लेकिन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में वो सारी औरतें और सारे नॉन प्रॉपर्टीड मैन इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट स्टार्ट किया और डिमांड करा इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए. इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट. लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में जो लिबरलिज्म था वो किसके लिए था? मार्केट में फ्रीडम के लिए था, मतलब कहीं भी बैन नहीं लगा हुआ था. And the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. और न ही गुड्स और कैपिटल के ऊपर restrictions लगे हुए थे. During the 19th century, this was a strong demand of emerging middle class. और 19th century के टाइम में मिडिल क्लास के लिए एक यही बहुत बड़ा क्या था? डिमांड बन गया था. Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. Each of these possesses its own currency and weight and measure. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है और इसके बारे में डिस्कस करा गया है कि किस तरीके से सब कुछ अलग अलग होने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है और एक होने के बाद क्या एडवांटेज मिलता है. तो यहाँ पे 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन हुआ. ईच ऑफ दिस पोजेस इट्स ऑन करेंसी और हर एक कंट्री ने अपनी अपनी करेंसी को रखा, वेट एंड मेजर्स को भी रखा. अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नरेम्बर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स. 1833 में किसी भी एक मर्चेंट को हैम्बर्ग से नरेम्बर्ग तक ट्रैवल करने के लिए उनको 11 कस्टम्स और ड्यूटीज़ टैक्स देने पड़ते थे 5% ईच ऑफ देम. So duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. As each region had its own system of weight and measurement, this involved time-consuming calculation. The measures of cloth, for example, was the LA, which is in each region stood for a different length. An LA of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 centimeter. सो नेपोलियन की रूलिंग से पहले 1833 में जब हैम्बर्ग और नरेम्बर्ग से किसी मर्चेंट को आना जाना करना पड़ता था तो उसके पास बहुत सारे कस्टम्स एंड ड्यूटीज़ लगे होते थे, जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम आती थी. और हर एक कस्टम ड्यूटी के लिए 5% ईच ऑफ देम, आप देख रहे हो 5% ईच ऑफ देम ड्यूटीज़ या फिर टैक्सेस देने पड़ते थे. और जब भी ये मार्केट में जाते थे अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, तो एक एग्जांपल दिया इन्होंने टेक्सटाइल का कि किसी कपड़े को मेज़रमेंट करते थे तो उसकी यूनिट एल हुआ करती थी. एल की जो मेज़रमेंट थी वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग थी. अगर मान लो हम फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर का कोई क्लॉथ था, वो मेंज में 55.1 सेंटीमीटर का हो जाता था, नरेम्बर्ग में 65.6 सेंटीमीटर का हो जाता था और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हो जाता था. तो इस तरीके के का जो वेरिएशन था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था और बहुत लंबा कैलकुलेशन प्रोसेस हो जाता था. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial class, who argued for the creation of a unified economic territory along with the unhindered movement of goods, people and capital. और ये जो ऑब्स्टिकल्स थे ये किसी इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, उनके ग्रोथ के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे.
और इन्हीं कंडीशंस को दूर करने के लिए न्यू कॉमर्शियल क्लास ने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी को बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि कोई प्रॉब्लम ना हो, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल हो, पीपल हो, मतलब बिना किसी परेशानी के लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना और मनी का फ्लो कंटिन्यू बना रहे. In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German state. So, one mark a question: what is Zollverein? Zollverein क्या है? A custom union एक ऐसा यूनियन है लोगों का जहाँ की लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता था. A custom union और Zollverein were formed in the initiative of Prussia, और इसे बनाया गया था प्रूशिया और जर्मन स्टेट्स ने इसे ज्वाइन किया था. यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूसेस द, और इस यूनियन में जो बातें डिस्कस करी गई उसमें ये बात निकल के सामने आई कि टैरिफ बैरियर्स जो थे, जो अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगते थे बॉर्डर्स पे, उनको अबॉलिश किया गया. एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, और जो करेंसी थी, जो मनी का फ्लो था, वो अलग अलग तरीके की करेंसी थी, तो लगभग 30 करेंसीज थी, उनको रिड्यूस करके 2 करेंसीज में लाया गया. द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, और एक नेटवर्क बनाया गया रेलवेज़ का ताकि मोबिलिटी जो लोगों का मूवमेंट हो वो एक जगह से दूसरी जगह तक हो सके, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को गेन किया जा सके, और इसी तरीके से धीरे धीरे यूनिफिकेशन की बात स्टार्ट हो गई थी. अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम, और धीरे धीरे जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था इसी ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया. इस पूरे पैराग्राफ में ये जो सेक्शन था इसमें हमने बात करी कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास जो था, जो लिबरल को फॉर्मेशन बना रहा था, उसने किस तरीके से अपने इकोनॉमिक राइट को ध्यान में रखते हुए ग्रो करा, और धीरे धीरे इसने नेशनल सेंटिमेंट को भी बनाया, और न केवल इकोनॉमी को बल्कि ये पॉलिटिकल कंसर्न के प्रति भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. सो लेट्स डिस्कस द 2.3 सेक्शन, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. कंजर्वेटिज्म, डिड यू नो दिस वर्ड? अ पॉलिटिकल फिलॉसफी that stressed the importance of tradition, established institution and customs and preferred gradual development to quick change. एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जो कि ट्रेडिशन को, इंस्टीट्यूशंस को, कस्टम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल देती थी, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी. एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट को क्विक चेंज में कन्वर्ट करना चाहती थी. मतलब कि जो भी चीज़ें पहले से चली आ रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन जो धीरे धीरे मूवमेंट होता था उसकी जगह पे उन्होंने एकदम से चेंज करना अच्छा समझा. Following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by a spirit of conservatism. जब नेपोलियन को हराया गया 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने एक कंजर्वेटिज्म का स्पिरिट ग्रो किया. Conservatives believe that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved. तो इनका एक अलग थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू था. उनका ये मानना था कि मोनार्की को, चर्च को, जो हिरार्की बनी हुई है लोगों के बीच में, जो लोगों का ग्रुप बना हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो सब कुछ एज इट इज़ होनी चाहिए, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए. मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज. लेकिन कुछ कंजर्वेटिव्स ऐसे थे कि दे डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज, और ये प्री रिवोल्यूशनरी डेज की तरफ पहुंचना नहीं चाहते थे. सो देखा आपने, इसमें 2 ग्रुप बन गया. पहला कि जो मोनार्की, चर्च, सोशल हिरार्की, इन सबको मानते थे, इनके बारे में
उनका कहना था कि ऐसे ही चलना चाहिए, लेकिन कुछ एक ऐसा ग्रुप था जो कि प्री रिवोल्यूशनरी डेज में जाना ही नहीं चाहता था। दे रियलाइज फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, और उन्होंने इस बात को, नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए उसके बाद रियलाइज करा, दैट मॉडर्नाइजेशन को इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। उनका ये मानना था कि जब भी कोई मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मोनार्की का जो ट्रेडिशनल, मोनार्की के जैसा जो एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, और ये स्टेट के पावर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना देगी। अ मॉडर्न आर्मी, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. और एक मॉडर्न तरीके की आर्मी या फिर एक सफल ब्यूरोक्रेसी आप समझते होंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, जो उनको आइडियाज सजेस्ट करते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। अ डायनामिक इकोनॉमी और एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। सो जो कंजर्वेटिव्स थे उनका ये मानना था कि मॉडर्नाइजेशन है वो क्या करेगा, मोनार्की को ट्रेडिशनली स्ट्रेंथन करेगा, मतलब उसको और मजबूत बनाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो मॉडर्न आर्मी है और वर्किंग ब्यूरोक्रेसी है, एफिशिएंट वर्किंग ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या करेगी, और या फिर डायनामिक इकोनॉमी है, और जो फ्यूडलिज्म का प्रोसेस अगर उसे हम हटा देते हैं और सर्फडम को हटा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी मोनार्की है यूरोप में, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने कुछ एकदम क्विक चेंजेस लाया। देखो ऑलरेडी ये जो पुराना सिस्टम बना है, यानी कि जो मोनार्की का है या आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है, इकोनॉमी है, फ्यूडल सिस्टम है या सर्फडम है, ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन क्योंकि इनका व्यू पॉइंट है क्विक चेंज का, सो इसलिए उन्होंने क्विक चेंज लाया, क्या, फ्यूडलिज्म और सर्फडम को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया और ब्यूरोक्रेसी को एडवांस कर दिया, आर्मी को और मॉडर्न बनाया और इकोनॉमी को डायनेमिक रखा। सो इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। In 1815, representative of the European power, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, meet at Vienna to draw up a settlement for Europe. So 1815 में क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, देखो ब्रिटेन पावर्स कौन कौन से हैं, 4 ब्रिटेन पावर्स हैं, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया था। और वो ये सारे जो यूरोपियन पावर्स है वो वियना में मिले, किसके लिए, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर द यूरोप, और यूरोप के लिए एक सेटलमेंट फिक्स करने के लिए वियना में मिले। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रोनिच. The delegate drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. So जो कांग्रेस था उसको ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रोनिच ने होल्ड किया, और जो इसमें डेलीगेट्स थे इन्होंने वियना के ट्रीटी को बनाया। Object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. नेपोलियन के टाइम में जो भी चेंजेस आ रखे थे उसको हटाने के लिए उन्होंने ये बनाया। The Bourbon dynasty, which has been deposed during the French Revolution, was restored to the power. जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उन्होंने अपने पावर को रेस्टोर कर दिया था, जिसका पावर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में ख़त्म हो गया था। एंड फ्रांस लॉस द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने जो भी टेरिटरी खोई थी नेपोलियन के टाइम में वो सब कुछ मिल गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांसन इन फ्यूचर, और कई सारे स्टेट्स बनाए गए कहाँ पे, फ्रांस की बाउंड्री में, ताकि बाद में फ्रांस अपना एक्सपेंसन न कर सके। Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, और इसी प्रोसेस में नीदरलैंड को कहाँ रखा गया,
जिसमें बेल्जियम भी आता था, उसको नॉर्थ में रखा गया, मतलब नॉर्थ ऑफ फ्रांस में रखा गया। एंड जिनोवा वॉज एडेड टू पायडोमेंट इन द साउथ, और जिनोवा को पायडोमेंट के साथ ऐड करके साउथ में रख दिया गया, फ्रांस के साउथ बॉर्डर में। प्रूसिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, और प्रूसिया को फ्रांस का वेस्टर्न पार्ट दिया गया, वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का हिस्सा कंट्रोल करने के लिए दिया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, लेकिन जो कन्फेडरेशन था 39 स्टेट का, उसको थोड़ा भी छुआ नहीं गया। इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रूसिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, प्रूशिया को सैक्सनी का पार्ट दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, और इसका मेन जो रीज़न था वो ये था कि किसी भी तरीके से मोनार्की को रिस्टोर किया जा सके, जो कि नेपोलियन के टाइम पे हटा दिया गया था। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाने की बात कही गई। Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, songs, and reflected the idea of liberty and freedom associated with the French Revolution. So जितने भी ये कंजर्वेटिव थे वो किसी भी तरीके की क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे, और वो सब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देना चाहते थे जो कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेगेसी को ख़त्म करता हो। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर, और सेंसरशिप लॉ लगा दिया गया कि न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में कुछ भी जो कि लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया डेवलप करता हो, उन सबको कोई भी प्रेस में न जाए। The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. So, क्या हुआ था कि किसी भी तरीके से लिबरल से इंस्पायर हो करके नेशनलिस्ट अपना रास्ता न बदल दें। सो इन्होंने क्या करा कि जो भी लिबरल्स थे उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा, क्या? फ्रीडम ऑफ द प्रेस। Now, another section 2.4, the revolutionaries. During the year following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprung in many European states to train revolutionaries and spread their ideas to be revolutionary. At this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom. तो अब बारी आई रिवोल्यूशनरीज़ को बनाने के लिए, जो कि टाइम स्टार्ट हुआ था 1815 के बाद, जिसमें लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड होना पड़ा था, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी पड़ी थी। सो जो ये भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी थी वो बिल्कुल कमिटेड थी, और इनका मानना था कि जो भी चीज़ें बनेंगी वो बिल्कुल सीक्रेट रहेंगी। आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, क्या हुआ कि जो भी वियना कांग्रेस के बाद जो भी लिबर्टी और फ्रीडम को फाइट करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या करा कि नेशन स्टेट को बनाना एक नेसेसरी स्ट्रगल, पार्ट ऑफ स्ट्रगल समझा। फ्रीडम के लिए नेशन स्टेट को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वन सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रिवोल्यूशनरी ग्यूसेपी मेजिनी। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉज ग्यूसेपी मेजिनी? हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्यूसेपी मेजिनी के बारे में, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, ये बहुत बताना इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर एज वेल एज 5 मार्कर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्यूसेपी मेजिनी। बॉर्न इन जेनोवा इन 1870। जेनोवा में ये पैदा हुए थे 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी, और ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने थे। कौन सी सीक्रेट सोसाइटी थी? कार्बोनारी। कौन सी थी? कार्बोनारी। एज अ यंग मैन ऑफ 24, जब ये कार्बोनारी के सोसाइटी सीक्रेट मेंबर बने थे तो ये उस टाइम 24 ईयर्स के थे। ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1834 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया।
इनको 24 ईयर्स की एज में ही एग्जाइल कर दिया गया था लिगुरिया में। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, और अंडरग्राउंड होने के बाद उन्होंने ऐसी ही 2 तरीके की और अंडरग्राउंड सोसाइटी सर्च करी। फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेलीज एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने। सो यंग इटली और यंग यूरोप जो 2 तरीके की सोसाइटीज़ थी, इनको उन्होंने फोकस करा। मेंबर्स वेयर लाइक माइंडेड, यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। तो ये सारे लोग थे, क्या थे, इनका जो व्यू पॉइंट था बिल्कुल एक सा था। मेजनी बिलीव दैट गॉड हैड intended nation to be the natural unit of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small state and kingdom। उन्होंने कहा कि भगवान ने जो दे रखा है नेशन का नेचुरल यूनाइट बना के रखा है नेचुरली, सो इसको हम पैच वर्क के रूप में स्मॉल स्टेट्स और किंगडम के रूप में बना करके क्यों ख़राब करें। सो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए यूनिफिकेशन के ऊपर। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। उनका ये कहना था कि इटली को एक वाइडर अलायंस और एक रिपब्लिक के रूप में बाहर आना चाहिए जो कि एक यूनिफाइड नेशन हो। दिस यूनिफिकेशन अलॉन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और यूनिफिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से क्या होगा, इटालियन लिबर्टी को डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वेर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, और उनके इसी मॉडल को फॉलो करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में अलग अलग जगह सीक्रेट सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश करा गया। मेजनी relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। और मेजनी का जो ये व्यू पॉइंट था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, उनकी वजह से कंजर्वेटिव्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैट्रोनिस डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, और इसी की वजह से जो इनका व्यू पॉइंट था कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए फ़ाइट कर रहे थे, इसकी वजह से मैट्रोनिस जो है उनको उसने डिस्क्राइब करा है the most dangerous enemy of our social order। So this is the content of this section। Thanks for watching, stay connected with me for the next video। If you like this video, please do like, share and subscribe to my channel। Thanks for watching।